इन लास्ट क्लास हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के क्वेश्चंस और सारे थ्योरीज कंप्लीट किए थे। नाउ उस थ्योरीज से रिलेटेड आपके पास कोई इश्यूज हैं, यदि क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। अदरवाइज हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, जो आपका स्टडी मटेरियल है उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क मी। तो हियर वी गो। ये हमारे पास क्वेश्चंस, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज दैट आर प्रोवाइडेड इन अ स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं। Illustration number 22nd. EBIT of company is lakh and the company has 10% 20 lakh debentures. The equity capitalization rate, that is cost of equity KE, is 16%. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। सिमिलर क्वेश्चन हमने कल किया था। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे को फॉलो करके। हेलो, एनआई अप्रोच को फॉलो करके मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली कल किया था। एनआई आएगा, एनआई डिवाइड, यू विल गेट एस प्लस डी वी, एंड ईबीआईटी अपॉन वी यू विल गेट केओ। फाइन, नाउ दिस वन, other all are similar questions. This one is different. Assuming no tax and interest and tax, interest at 10% and equity rate yani cost of equity, total market value of each firm under approach, net income approach follow करके market value calculate करना है हमको। EBIT गिवन है, इंटरेस्ट अमाउंट आई आपको दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है। तो आगे जहां पे
EBIT minus interest, you will get NI, then S will be NI divided by KE, उसमें हम D प्लस करेंगे तो you will get V, and KO will be EBIT divided by V. And I think it is very much comfortable to you all. Same question again, लेकिन यहाँ 4 companies are there और हर कंपनी का अलग अलग EBIT, अलग अलग इंटरेस्ट और अलग अलग KE गिवन है, तो हम सभी कंपनीज के लिए सेपरेटली उसका कैलकुलेशंस कर लेंगे. Question number 27. Now we have preference shares here. The existing capital structure of XYZ is as under: equity shares 40 lakh rupees, retained earning 10 lakh rupees, 9% preference shares 25 lakh rupees, and 7% debentures 25 lakh rupees. So we have equity, debenture, preference shares and retained earning. The existing rate of return on the company's capital is 12%. कंपनी की टोटल कैपिटल पे जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है हमारा, दैट रेट ऑफ रिटर्न इज 12%. मतलब क्या है? टोटल कैपिटल पे रिटर्न का मतलब क्या है? हमने स्टार्ट में थ्योरी स्टार्ट किया था तो बोला था कि EBIT यानी अर्निंग हमें कैपिटल की परसेंटेज के फॉर्म में मिलता है, तो यहाँ पे कैपिटल परसेंटेज के फॉर्म में हमें अर्निंग गिवन है, एंड दैट टोटल अर्निंग इज 12%. यहाँ हमारा टोटल अर्निंग है 12%, 12% और इनकम टैक्स रेट गिवन है 50%. फाइन. अब करना क्या है? द कंपनी रिक्वायर अ सम ऑफ 25 लाख. कंपनी को 25 लाख रुपीस का रिक्वायरमेंट है टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्रोग्राम, एंड फॉर विच it is considering the following alternative: issue of 20,000 equity shares at a premium of 25 per share, issue of 10% preference share, and issue debenture. It is estimated that the P ratio in the cases of equity, preference and debenture financing would be 2017 and 16. Which of the following or above alternative would you consider to be the best plan? अब हमें यहाँ पे एक appropriate कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान फाइनलाइज करना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. करंटली जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास अवेलेबल है, और उस कैपिटल स्ट्रक्चर में हम 25 लाख रुपीस ऐड करेंगे. एडिशनल 25 लाख रुपीस हम अरेंज कर रहे हैं, और ये जो 25 लाख रुपीस हम एडिशनल अरेंज कर रहे हैं, इसको अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? हम इक्विटी के थ्रू अरेंज करेंगे 20 लाख रुपी, फर्स्ट ऑप्शन प्रीमियम पे. सेकेंड ऑप्शन है हम 10% प्रेफरेंस शेयर्स ले लेते हैं, और थर्ड ऑप्शन है हम 8% डिबेंचर्स ले लेते हैं. तो विच ऑप्शन इज बेटर वन, ये हमें प्रूव करना है. इसके लिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं फटाफट से और देखते हैं कि किस तरह से हम इस तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं और अपना डिसीजन ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर यहां पे डिसाइड करेंगे. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3. इन तीनों ऑप्शंस में हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है. लेट्स सी कि कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया है. इक्विटी, अर्लियर इक्विटी था हमारे पास 25 लाख रुपीस का, सॉरी इट्स 40 लाख रुपीस. 25 लाख रुपीस में 20,000 इक्विटी शेयर्स आप और रेज कर रहे हो. 20,000 इक्विटी शेयर्स रेज करने का मतलब क्या हो गया? 20,000 इक्विटी शेयर्स रेज करने का मतलब हो गया कि हम 20 लाख रुपीस इक्विटी कैपिटल रेज कर रहे हैं, और उस पे 5 लाख रुपी यानी 25 पर शेयर से हम प्रीमियम ले रहे हैं. 100 रुपीस का शेयर है, 125 में हम वो शेयर इशू कर रहे हैं. 125 में शेयर इशू करने का मतलब क्या हुआ?
125 में शेयर इशू करने का मतलब 20,000 शेयर्स हम टोटली इशू करेंगे 125 रुपीज पे। टोटल कैश मेरे पास आएगा 25 लाख रुपीज, लेकिन उसमें कैपिटल पोर्शन होगा 20 लाख और 25 रुपीज जो प्रीमियम पोर्शन होगा वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट प्लान इक्विटी प्लान है मेरा, सेकेंड प्लान मेरा प्रेफरेंस शेयर का प्लान है और थर्ड प्लान है मेरा से डिबेंचर का प्लान है। इक्विटी प्लान में फर्स्ट प्लान में इक्विटी 60 लाख। आप चाहें तो एक चीज और करें, यहाँ करंट भी ऑप्शन डाल दें। करंट में 40 लाख रुपीस का इक्विटी था, अब 60 लाख रुपीस का इक्विटी हो गया मेरे पास। रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। टेन 25 25 10 लाख 25 लाख एंड 25 लाख। टोटल कैपिटल था आपका 100 लाख। अब क्या चेंज हुआ? नथिंग। रिटेन अर्निंग विल बी 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स नो चेंज, डिबेंचर नो चेंज एंड 5 लाख रुपीस का सिक्योरिटी प्रीमियम हमें मिला। टोटल कैपिटल हो गया 125 लाख। टोटल कैपिटल 125 लाख। देन हमने प्रेफरेंस शेयर सेकंड ऑप्शन में, तो इक्विटी में नो चेंज, यहां भी इक्विटी में नो चेंज, रिटेन अर्निंग नो चेंज, हियर प्रेफरेंस शेयर्स हमारा सेकंड ऑप्शन था 10% प्रेफरेंस शेयर्स, सो आवर प्रेफरेंस शेयर विल इंक्रीजेस टू 50 लाख। डिबेंचर नो चेंज and no SPR. Total capital again 125 lakh. What about the next option? Preference share will remain same. We will increase debenture. The rate of interest is same? No. Different rate of interest है। ये हमारा 7% डिबेंचर था, अब एक नया डिबेंचर आ रहा है हमारे पास 8% डिबेंचर और टोटल डिबेंचर विल बी ऑफ 50 लाख। नो SPR, कैपिटल टोटल विल बी 125 लाख। ये हो गए हमारे 3 कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज डिजाइन करने के ऑप्शंस। सो वी हैव 3 ऑप्शंस जिनके थ्रू हम कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपना। पहले ये करंट कैपिटल है हमारा, हमें 25 लाख रुपीस एक्स्ट्रा मनी का रिक्वायरमेंट था। वो एक्स्ट्रा मनी के रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन थे, पहला इक्विटी ऑप्शन, देन प्रेफरेंस ऑप्शन एंड देन डेट ऑप्शन। तो तीनों ऑप्शंस को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तीनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास कैलकुलेशन आ गया। नाउ अकॉर्डिंगली अब हम तीनों ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे और उसके लिए चाहिए हमें वही सेम प्रोसीजर। सबसे पहले EBIT। आर EBIT इज 12% ऑफ द कैपिटल। टोटल EBIT हमारा टोटल कैपिटल का 12% है। EBIT इज 12% ऑफ द टोटल कैपिटल। तो यहां पे 125 लाख पे 12%, 15 लाख रुपीस का EBIT आएगा हमें तीनों ही ऑप्शंस के केस में। EBIT विल बी 15 लाख, तीनों ऑप्शंस के केस में EBIT विल बी 15 लाख।
इज इट क्लियर? अभी 15 लाख के ईबीआईटी के बाद इसमें से हमें लेस करना रहेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा दो तरह का जा रहा है, एक ओल्ड डिबेंचर्स पे 7%, यानी 7% ऑन 25 लाख। नया डिबेंचर जो हमने सॉरी ओल्ड डिबेंचर 8%, आई थिंक, लेट मी चेक, 7% है, परफेक्ट। और नया डिबेंचर हमने लिया है 8%, एंड 8% ऑन 25 लाख। 25 लाख पे 7% सभी सिचुएशन में, यानी 1,75,000, एंड 25 लाख रुपीज पे 8% सिर्फ एक ऑप्शन में, 2 लाख रुपीज, दैट इज इन लास्ट ऑप्शन। नाउ यू विल गेट नेट इनकम, बट हम इसे नेट इनकम नहीं बोल पा रहे हैं, रीजन बीइंग कि हमें टैक्स गिवन है तो हमें टैक्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स। $13,25,000, 13,25,000 and 11,25,000. Now we will deduct tax. टैक्स चेक करते हैं। द रेट ऑफ टैक्स इज प्रोवाइडेड। द रेट ऑफ टैक्स इज 50%। रेट ऑफ टैक्स इज 50%। 50% टैक्स माइनस करेंगे, 662,500, ये हो गया आपका टैक्स माइनस। तो अब हमें मिल गई एनआई, नेट इनकम। ठीक है, तीनों सिचुएशन में नेट इनकम हमने निकाल लिया। अभी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है सर, हमें यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशो दिया हुआ है। प्राइस अर्निंग रेशो को कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, देखिए करंट इक्विटी शेयर्स 40 लाख रुपीस का कैपिटल है, यानी 40,000 शेयर्स है मेरे पास। 40 लाख रुपीस का कैपिटल है, यानी 40,000 शेयर्स है मेरे पास। हियर आई हैव 40,000 शेयर्स, लेकिन करंट में 40,000 शेयर्स और प्लस 20 और हमने इशू किया, 60,000, 40,000 एंड 40,000। ये हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर इज एनआई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एनआई को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया, एनआई को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ईपीएस 11.04। ओके, एक चीज, सेकंड ऑप्शन में एक पहले एक करेक्शन और ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इन सब की। टैक्स माइनस करने के बाद डू वन थिंग, पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी माइनस कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी माइनस कर देते हैं। तीनों ऑप्शन में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन में वी हैव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 25 लाख ऑन दैट 9% रेट ऑफ डिविडेंड। 25 लाख 9% रेट ऑफ डिविडेंड, तो 9% ऑन 25 लाख। नया प्रेफरेंस शेयर है 10% ऑफ 25 लाख। 25 lakh into 9%, 2,25,000 in all the situations. But
but extra 2,50,000 in only second option. Now finally अब है earning for equity shareholder. 4,37,500, 1,87,500, 3,37,500. ये मिल गई हमें हमारी फाइनली अर्निंग. अब लेते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. 60,000, 40,000 एंड 40,000. अब हमारी कैलकुलेशन आती है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. 437,500 divided by 60,000, 187,500 divided by 40,000, 337,500 divided by 40,000. यदि यहाँ पे मैं सिर्फ अर्निंग पर शेयर की डिसीजन दूं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें शेयर होल्डर का ख्याल रखना है, तो मैं यदि अर्निंग पर शेयर के बेस पे डिसीजन दूं तो हमारा डिसीजन ये आता है कि सर जहां पे अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा हो वो ऑप्शन ऑलवेज बेटर होता है. तो अकॉर्डिंगली द लास्ट ऑप्शन यानी डिबेंचर्स के थ्रू फंड रेज करने का ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, कि डिबेंचर के थ्रू फंड रेज कर लीजिए, सारा प्रॉब्लम खत्म. बट पी प्राइस अर्निंग रेशो भी दिया है. प्राइस अर्निंग रेशो का मतलब होता है एमपीएस, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. मैं प्राइस अर्निंग रेशो को भी कंसीडर करता हूं और उसके बाद कैलकुलेट करता हूं कि मार्केट प्राइस क्या है, बिकॉज फिर मार्केट प्राइस के बेसिस पे हम डिसीजन ड्रॉ करेंगे कि मार्केट प्राइस जहां हाईएस्ट होगी हम वो ऑप्शन पिक करेंगे. तो लेट्स सी प्राइस अर्निंग रेशो क्या बोलता है. प्राइस अर्निंग रेशो दिया है और इसके अकॉर्डिंग इक्विटी फाइनेंस के केस में प्राइस अर्निंग रेशो होगा आपका 20, फिर 17 एंड देन 16. यहां पे पी रेशो 20, यहां पे 17, यहां पे 16. मार्केट प्राइस पर शेयर विल बी ईपीएस इंटू पी, 135 रुपीज. 80 रुपीज, 146 रुपीज. राउंडेड ऑफ कर दिया है मैंने प्राइजेस को. तो फाइनली तीनों सिचुएशंस में हमारे पास कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस सामने आता है एंड मार्केट प्राइस सजेस्ट कि आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है इक्विटी. इक्विटी के थ्रू हमें जाना चाहिए क्योंकि इक्विटी के केस में कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस हाईएस्ट है. लेकिन यदि मैं अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अर्निंग पर शेयर में डिबेंचर इज द बेस्ट ऑप्शन. सो whatever our main criteria, whatever is the criteria, कंपनी किस बेसिस पे फाइनेंसिंग ऑप्शन चूज करने वाली है हम वही बेसिस पिक करेंगे. इफ कंपनीज प्रायोरिटी इज टू मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर देन वी विल चूज डिबेंचर ऑप्शन, और इफ कंपनीज प्रायोरिटी इज टू मैक्सिमाइज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर देन वी विल चूज इक्विटी ऑप्शन. ये हमारे पास इस तरह से कंप्लीट कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का एक तरीका होता है, जहां पे हम अलग अलग ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं, अलग अलग कैपिटल ऑप्शंस को कैपिटल स्ट्रक्चर में डिजाइन करके उन्हें एनालाइज करते हैं और फिर उनमें से बेस्ट ऑप्शन पिक करते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रायोरिटीज, रिक्वायरमेंट, चॉइस, कि हमारा प्रायोरिटी किस चीज का है. गॉट इट.
चलिए देन मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ये एक बेस्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 28। What question number 28 says? Profit 2,60,000 less interest, income tax, profit, number of shares, earning per share, ruling price in the market, and P ratio. All the informations are provided. The company has undistributed reserve of 6 lakh rupees. The company needs 2 lakh for expansion. This amount will earn at the same rate as funds already employed. You are informed that a debt equity ratio more than 35% will push the PE ratio down to 8 and raise the interest rate on additional amount borrowed to 14%. You are required to ascertain the probable price of the share if the additional fund are raised as debt and if the additional fund is raised by issuing equity share capital. बहुत अच्छा सा एडिशनल यूं कहें कि आपका ट्रेडिशनल कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है अपने आप में, इसमें बहुत सारा कुछ क्लैरिटी से हमें समझ में आ जाएगी बातें। करंटली हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है पहले मैं वो डिजाइन करता हूं, फिर एडिशनल फंड रेज करने के हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, उसके बेसिस पे हम कैसे अलग अलग ऑप्शन बना सकते हैं वो डिजाइन करते हैं, और फिर उन सारे ऑप्शंस को हम एनालाइज करेंगे एज वी डिड इन लास्ट क्वेश्चन, और फिर चेक करेंगे कि किस केस में कौन सा ऑप्शन बेटर है, कंपनी के शेयर के मार्केट प्राइस पे क्या इंपैक्ट आता है, अर्निंग पर शेयर पे क्या इंपैक्ट आता है, एंड फाइनली वी विल चूज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस ऑप्शन। तो करंट ऑप्शन में कैपिटल स्ट्रक्चर यहां डिजाइन कर रहे हैं। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, करंट कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 is of equity, ऑप्शन 1 is of debt I think, एंड सेकेंड ऑप्शन हमें इक्विटी का दिया हुआ है। व्हाट इज आवर करंट ऑप्शन? करंट सिनारियो क्या बोलता है, कंपनी के पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी के पास 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 4 लाख रुपीस का कैपिटल है। 4 लाख रुपीस का इक्विटी कैपिटल है करंटली। एंड डिबेंचर यस हियर इट इज। देखिए यहाँ पे दिया है कंपनी ने 12% की रेट से 60,000 रुपीस का इंटरेस्ट पे किया है। 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंपनी पेड इंटरेस्ट ऑफ 60,000 रुपीज। सो वी कैन कैलकुलेट कि अमाउंट ऑफ डिबेंचर क्या होना चाहिए। 60,000 डिवाइडेड बाय 12%, 5 लाख रुपीस का कंपनी का डिबेंचर्स है एंड 6 लाख रुपीस का कंपनी का रिटेन अर्निंग है। ये है हमारा करंट कैपिटल स्ट्रक्चर, 6 लाख रुपीस का रिटेन अर्निंग। ये हमारा करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है। यू कैन सी दिस 4 लाख रुपए का इक्विटी कैपिटल, 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 लाख रुपीस का हमारा डिबेंचर और 6 लाख रुपए का रिटेन अर्निंग। टोटल कैपिटल इज ऑफ 15 लाख। टोटल कैपिटल इज ऑफ 15 लाख। ये जो 15 लाख का हमारा टोटल कैपिटल है, इस टोटल कैपिटल पे हमारा ईबीआईटी क्या आ रहा है? लेट्स सी हाउ मच वी आर अर्निंग ऑन आवर टोटल कैपिटल। सर ये रहा प्रॉफिट 2,60,000 रुपीज। वी आर अर्निंग 2,60,000 रुपीज। तो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, रेट ऑफ अर्निंग ऑन टोटल कैपिटल 2,60,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख। It's 17.33%। यहां तक का कैलकुलेशन क्लियर? 4 लाख रुपए का इक्विटी, 5 लाख रुपीस का डिबेंचर, 6 लाख रुपीस का रिटेन अर्निंग, टोटल कैपिटल 15 लाख। ऑन दैट कैपिटल ऑफ 15 लाख रुपीस
EBIT earned by the company is 2,60,000. So the rate of return comes at 17.33%. हमारा रेट ऑफ रिटर्न निकल के आता है 17.33%. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? अब हम क्या कर रहे हैं? हमारा पहला चॉइस ये है कि वी आर रेजिंग एडिशनल फंड यूजिंग डेट. कितना एडिशनल फंड चाहिए? 2 लाख रुपीस. तो इक्विटी विल रिमेन 4 lakh, but debt will increases to 7 lakh. No change in retained earning. Total capital will be of 17 lakh. और इस 17 लाख पे 17.33% से हमें अर्निंग मिलेगा. तो अर्निंग विल बी 2 लाख. 17 lakh multiplied by 17.33%. 2,94,600 रुपीज हमारा अर्निंग होने वाला है. सेकेंड ऑप्शन है वी विल रेज फंड्स थ्रू इक्विटी. तो इक्विटी विल इंक्रीजेस टू 6 लाख. डिबेंचर्स वहीं रहेंगे हमारे 5 लाख रुपीस पे. रिटेन अर्निंग वहीं रहेगा हमारा 6 लाख रुपीस पे. टोटल कैपिटल विल बी 17 लाख एंड अर्निंग विल बी 2,94,600. यहां तक का सिनेरियो परफेक्टली क्लियर है हमारे पास कि क्या होने वाला है. हम 2 लाख रुपीस एडिशनल फंड रेज कर रहे हैं. ऑन दैट वी विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ अर्निंग एज वी वर अर्निंग अर्लियर. जैसा हम पहले कमा रहे थे उतना ही हम और कमाने वाले हैं उस 2 लाख रुपीस पे. टोटल कैपिटल हो जाएगा इंक्रीज होके 17 लाख. और उस इंक्रीज्ड कैपिटल पे यानी टोटल 17 लाख रुपीस की कैपिटल पे 17.33% का रेट ऑफ अर्निंग से आर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल बी 2,94,600 रुपीस. नाउ व्हाट? अभी यहां पे हमें एक इंफॉर्मेशन दिया गया है. हमें एक इंफॉर्मेशन दिया गया है एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन यदि हमारा डेट इक्विटी रेशो दैट इज डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, यदि हमारा डेट इक्विटी रेशो 35% से ज्यादा हो जाएगा, यदि हमारा डेट इक्विटी रेशो 35% से ज्यादा हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? सर उस केस में हमारा प्राइस अर्निंग रेशो डाउन टू 8 and interest rate on additional amount borrowed increases to 14%. ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं हमारा डेट इक्विटी रेशो क्या हो रहा है. डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी. बोलिए. फर्स्ट ऑप्शन में डेट इज ऑफ 7, इक्विटी इज 4. 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख प्लस 7 लाख. Here 6 lakh debt upon debt plus equity. Debt is of 7 lakh. Here debt is of 5 lakh. अब इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी कैपिटल नहीं होता, इक्विटी का मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है. लेकिन लेट मी कंफर्म. यस, तो 4 plus 7 plus 6 and here 6 plus 6. ठीक है, रेशो निकाल के देखते हैं. इट इज 7 divided by 17, 41% approx. 5 divided by 17, it is 29% approx. तो हमारा डेट इक्विटी रेशो आ रहा है 41%. एंड इफ डेट इक्विटी रेशो विल बी 41%, सो पी रेशो हो जाएगा आपका 8. पहले पी रेशो क्या था? प्राइस अर्निंग रेशो क्या था?
तो उसके लिए हम यहाँ चलें, हमें देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में पी रेशो गिवन है 10, तो पी रेशो इस सिचुएशन में है 10। नाउ बाकी कैलकुलेशन पे मूव करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम ईबीआईटी। ईबीआईटी इन बोथ द केसेस 2,94,600, 2,94,600। ईबीआईटी में से लेस करना रहेगा हमें इंटरेस्ट। इस सिचुएशन में हमने डेट रेज किया है, तो इंटरेस्ट दो पार्ट में होगा। पुराने लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, पुराने लोन का इंटरेस्ट 12% से 60,000 रुपीज है, वो तो मैं एज इट इज ले लेता हूं। और नया लोन जो हमने रेज किया है, उस नए लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इन्होंने बोला है अब 14% हो जाएगा। ठीक है, 14% हो जाएगा, तो 14% ऑन एडिशनल लोन ऑफ रुपीज 2 लाख, 28,000 का इंटरेस्ट। इट्स योर ईबीटी। ईबीटी माइनस टैक्स, टैक्स रेट 50%, तो 50% टैक्स माइनस कर लेते हैं। 103300, अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो यही हमारा नेट इनकम यानी एनआई हो जाएगा। नेट इनकम इज दिस। अब इस नेट इनकम से क्या करेंगे सर, हम निकालेंगे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में वी हैव 40,000 इक्विटी शेयर्स। यहां नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000 ही रहने वाला है, लेकिन सेकंड सिचुएशन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हो गया है। 2 लाख रुपीस के लिए हमने 2,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स और इंक्रीज किया होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल बी 60,000। अर्निंग पर शेयर 2.58, 1.955। इट इज आर अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के बाद पी रेशो हमें मालूम है, यहाँ 8 था, यहाँ 10 था, तो मार्केट प्राइस निकालेंगे 20.67, और इधर मार्केट प्राइस आ रहा है 19.55। नाउ वी कैन कंक्लूड आवर डिसीजन। क्या बोला था हमें डिसीजन के अंदर, हमें डिसीजन में ये बताना है जहां कंपनी का मार्केट प्राइस हाईएस्ट है वो ऑप्शन चूज करेंगे, और हमें लगता है हमें डेट के थ्रू जाना चाहिए। एंड क्वेश्चन आस्क्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस, जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बात क्लियर है, समझ में आ गया है? कोई डाउट हो तो पूछिए। कैलकुलेशन चेक कर लो गाइस।
ठीक है, सो द फाइनल इज डिबेंचर ऑप्शन बेस्ट है। इस सिचुएशन में हमें लोन के थ्रू काम करना चाहिए। हियर इट इज, मार्केट प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया। एक मिनट गाइस, इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स गलत कैसे लिया है, मी चेक। हाँ, दैट इज अजम्पशन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक अजम्पशन ले सकते हैं कि जो नया नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू करने वाले हैं वो हम करंट मार्केट प्राइस पे इशू करेंगे, एंड आवर करंट मार्केट प्राइस इज 25। सो वी विल इशू आर इक्विटी शेयर्स। ये अजम्पशन है, इस अजम्पशन में हम यहाँ ले सकते हैं न्यू शेयर्स, कंपनी कैन इशू न्यू शेयर्स on current market price that is 25 rupee per share. That means 10 plus 15, 10 rupees face value and 15 rupees premium. So number of shares will be 2 लाख रुपीस का हमें रिक्वायरमेंट है, 25 रुपीस पर शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा आपका 8000। नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 8000, तो कंपनी 8000 शेयर्स इशू करेगी इस अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यदि मैं ये इनकॉर्पोरेट करता हूं तो हमारी ये कैलकुलेशन यहां से और यहां से चेंज हो जाएगी। चेंज करके लिख देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 48,000 एंड इन दैट सिनेरियो ये आएगा 2.444 मल्टीप्लाई बाय 10, मार्केट प्राइस आएगा 24.44। एंड उस सिचुएशन में हमारा डिसीजन स्विच हो जाएगा कि हमें इक्विटी शेयर्स पे जाना चाहिए। अभी कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस यानी डेट प्रपोर्शन पे हम गए तो कंपनी का करंट शेयर का मार्केट प्राइस 25 रुपीज चल रहा था, दैट विल कम डाउन टू 20 रुपीज। और यदि हम इक्विटी ऑप्शन पे गए तो कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस जो 25 रुपीज चल रहा था, दैट विल कम डाउन टू 24.44 रुपीज। मतलब इक्विटी ऑप्शन चूज करने से इतना ज्यादा लॉस हमें नहीं होने वाला है, इतना ज्यादा मार्केट प्राइस डिटोरिएट नहीं होने वाला है। लेकिन यदि हम डिबेंचर ऑप्शन चूज करते हैं तो हमारा मार्केट डिटोरिएट होता है, रिड्यूस होता है, कम हो जाता है। तो ये दो चॉइसेस आपके सामने, बात समझ में आ गई। ये एक अजम्पशन इन्होंने मार्क किया है, तो उस अजम्पशन के बेसिस पे हमारा कैलकुलेशन समहाउ डिफरेंट हो जाएगा। फाइन, क्वेश्चन नंबर 29। We have three financial plans. Company following data, find out the value of the each firm. Three firms are there, TQR. तीनों फर्म्स का नंबर ऑफ शेयर्स, EBIT एंड डिबेंचर्स अवेलेबल है। एवरी फर्म एक्सपेक्ट 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फाइन, 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मालूम है 13 लाख रुपीज आ रहा है। कंपनी इज अर्निंग 13 लाख रुपीज और जो उसका अर्निंग रेट है वो 12% है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 12% के बेसिस पे हम कैलकुलेट, रिवर्स कैलकुलेशन, 13 लाख डिवाइडेड बाय 12%, यानी कंपनी का टोटल कैपिटल हो गया 108 लाख। यस, हियर इट इज 108 लाख। उसमें से डिबेंचर का वैल्यू हमें मालूम है, वो माइनस कर देंगे, डेट माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। बिकॉज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट विल बी वैल्यू ऑफ इक्विटी, और एज यू विल गेट वैल्यू ऑफ इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड नाउ द सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन।
कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है. Z Limited has a capital structure of 30% debt and 70% equity. The company is considering various investment proposals costing less than 30 lakh. The company does not want to disturb its present capital structure. The cost of raising the debt and equity are as follows. 5 लाख रुपए तक का लोन लेने पे डेट का रेट 9% रहेगा और इक्विटी का रेट 13% हो जाएगा. 5 लाख से 20 लाख के बीच में फंड्स रेज करने पे डेट का रेट 10% हो जाएगा और इक्विटी का रेट 14% हो जाएगा. इसी तरह से जैसे जैसे हम डेट अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंटिन्यूसली राइज कर रहा है. अब हमें यह बताना है कि दो प्रोजेक्ट हमारे पास हैं. एक प्रोजेक्ट में 8 लाख रुपीस इन्वेस्ट होने वाला है और दूसरे प्रोजेक्ट में 22 लाख रुपीस हम इन्वेस्ट करने वाले हैं. 8 लाख एंड 22 लाख के साथ दो प्रोजेक्ट हमारे पास हैं और उन प्रोजेक्ट्स पे हमें 11% का रिटर्न आएगा. Our return will be 11% on such projects. हमारा उन प्रोजेक्ट्स पे 11% का रिटर्न आएगा. तो क्या हमें ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने चाहिए? डिपेंड करता है. प्रोजेक्ट रिटर्न 11% का देगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो कैपिटल हमें रेज करना है, जो फंड्स हमें रेज करना है, वो फंड्स किस रेट पे रेज होगा, वो फंड्स किस रेट पे रेज होगा, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे या नहीं. यानी हमारी ओवरऑल कैपिटल की कॉस्ट 11% से कम होनी चाहिए. 11% तो हमारा रिटर्न है. यदि हमारी कॉस्ट 11% से कम होगी, then only we can decide to start. सिचुएशन में प्रोजेक्ट सकते हैं if our cost of रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड कितना आने वाला है. एक सेकेंड. तो चेक करते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ फंड कितना आने वाला है. 5 लाख के केस में परसेंट एंड 13%. अभी हमें एक चीज पता है कि हमारा जो डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन है वो 30 और 70 है. 30% डेट एंड 70% इक्विटी. तो मेरे पास वेट्स अवेलेबल हो गए. आई हैव वेट्स. और मैंने आपको बताया था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यदि हमें कैलकुलेट करना रहेगा तो उसका एक तरीका होता है के ई एस अपॉन वी के ओ के डी डी अपॉन वी. इसको हम लिख सकते हैं के ई वेट ऑफ इक्विटी, के डी वेट ऑफ डेट. कितना कितना वेट हम किस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल में डाल रहे हैं. हमारा वेट हमें मालूम है 70% इक्विटी में जाने वाला है और 30% हमारा वेट डेट में जाने वाला है. ये इन्होंने यही बोल दिया हमें 30% इक्विटी. और कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें प्रोवाइड कर दिया गया है 9 एंड 13. इस केस में 9% एंड 13%. चेक करते हैं हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या आ रही है. $11.8 हमारा कॉस्ट आ रहा है. यहां पे 11.8% हमारी कॉस्ट आ रही है फर्स्ट ऑप्शन पे. यदि हमें सिर्फ 5 लाख रुपए की जरूरत हो, 5 लाख रुपए का लोन लेकर आए, तो हमारी सिचुएशन ये है कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट आ रही है 11.8%. ठीक है. इसी तरह इन सारे केसेस में हम यहाँ कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे. अब यहाँ पे जब भी आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना कि जब हम कॉस्ट ऑफ डेट यूज करते हैं इट शुड बी आफ्टर टैक्स. ये कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स होना चाहिए.
आफ्टर टैक्स का मतलब ये जो 9% हम यहां लिख रहे हैं इसको ऐसे लिखें, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 5 लाख का केस, कॉस्ट ऑफ डेट है, टैक्स रेट देख लेते हैं 50%, कॉस्ट ऑफ डेट 4.5, इस सिनेरियो में कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13%, तो 4.5 इंटू 30% प्लस 13 इंटू 70%, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा आपका 10.45%। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी 10.45%। इस प्रोसीजर में ऐसे ही एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हुए हम सारे सिनेरियोस कैलकुलेट कर लेते हैं, और सारे सिनेरियोस पे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। अप टू 5 लाख 10.45, 5 टू 20 लाख 11.3, 20 टू 40 लाख 12.15 एंड 40 लाख टू 1 CR के बीच में 12.69। ये सारे सिनेरियोज में हमने यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब क्या सर, अब हम देखते हैं कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। सर हमें 8 लाख रुपीस चाहिए। अब 8 लाख रुपीस चाहिए तो आपको 5 टू 20 लाख रुपीस वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। 5 टू 20 लाख रुपीस वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। यदि मैं 5 टू 20 लाख रुपीस वाला ऑप्शन चूज करता हूं तो उस केस में मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11.3% आता है। उस केस में मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11.3% आता है, लेकिन मेरा रिटर्न 11% ही है। ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं। तो सेकंड प्रोजेक्ट में आई एम इन नीड ऑफ 22 लाख रुपीस। 22 लाख रुपीस फंड की मैं रिक्वायरमेंट के लिए जाता हूं तो मैं 20 से 40 लाख के स्लैब में आता हूं, और 20 से 40 लाख के स्लैब में जब जाते हैं तो वहां पे हमारा ओवरऑल कॉस्ट 12.15% आ रहा है, जबकि प्रोजेक्ट रिटर्न अगेन 11% ही है। तो डिसीजन ये हुआ कि ये ऑप्शन भी हम चूज नहीं करेंगे। तो इन दोनों ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर देते हैं, यानी दोनों ही प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है। वी विल नॉट सेलेक्ट एनी ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इनके रिटर्न से ज्यादा आ रहा है। फाइन। देन फिनिश। सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आप लोगों को स्टडी मटेरियल और नोट्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके रखना है और अपनी प्रॉब्लम्स मुझे सेंड करना है, ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए अलग से सेशन अरेंज कर सकूं। तो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाय, सी यू।